नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज चर्चा होगी बीएसपी के भविष्य की। सत्ता के गलियारों में 1984 से शुरू हुई हाथी की बदमस्त चाल 2022 के चुनाव तक अंतिम पड़ाव पर नजर आने लगी। 2024 के चुनावी दंगल में हर दल अपने दांव पेच आजमा रहे हैं, लेकिन इस दंगल में बीएसपी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देती। आलम यह हो चला है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब तक बीएसपी ने कोई रैली नहीं की। सियासी पंडितों की माने तो बीएसपी चुनाव नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि साल दर साल बसपा का वोट बैंक उससे छिटकता गया। साल 1996 में बसपा ने 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। तब बसपा को 20.6% वोट मिला था। साल 1998 में बसपा को 4 सीटें मिली और वोट प्रतिशत बढ़कर 20.9% हो गया। साल 1999 में बसपा को 14 सीटें मिली और वोट 22.08% हो गया। इसी तरह से साल 2004 में सीटें बढ़कर 19 हो गईं और 24.67% वोट मिले। बसपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2009 में किया, जब पार्टी को 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और 27.42% वोट मिले। 2014 के बाद से बसपा के सितारे लगातार गर्दिश में हैं। 20 सांसदों वाली बसपा को 2014 में एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर गिरकर 19.77% पर आ गया। 1996 के बाद बसपा का यह सबसे बुरा प्रदर्शन था। 2022 में भी बसपा के लिए दिन नहीं बदले। पार्टी को 403 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत मिली। पार्टी के लगातार खोते जनाधार पर सियासी पंडितों की मुख्तलिफ दलीलें हैं, लेकिन तमाम दलीलों में एक बात तो है, पार्टी से उसका वोट बैंक छिटक गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बसपा का भविष्य क्या है? आखिर क्यों पार्टी वोट बैंक में अपनी पकड़ खोती जा रही है? और कौन पार्टी के दिन बदलेगा? यानी कौन होगा वो जो बसपा की डूबती नैया को पार लगाएगा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कई राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के भी नेता पाला बदल रहे हैं। चाहे वो विधायक हो या फिर पूर्व सांसद, यानी इससे पहले जीते हुए सांसद हों, सिटिंग सांसद हों, वो भी पाला बदलते हुए नजर आए। और बड़े पैमाने पर बसपा के नेताओं के पाला बदलने से ये कहा जा रहा है कि बसपा को अंदरूनी तौर पर बड़ी परेशानी हो रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जहां एक के बाद एक सभी राजनीतिक दल रोड शो और रैलियां करते नजर आ रहे हैं, वहीं बसपा ने अभी तक शंखनाद नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार आकाश आनंद इन रोड शो और रैलियों की कमान संभालेंगे और बसपा सुप्रीमो ने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की। बड़े पैमाने पर यह भी देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान जब बसपा सुप्रीमो रैलियां करने बाहर निकलेंगी, तो उन्हें अंदरूनी तौर पर इन नेताओं के पार्टी छोड़ने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखना होगा कि बसपा में अभी भी इस लेट लतीफी के चलते आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बसपा ने गठबंधन से भी इनकार कर दिया है, वहीं क्या बसपा का अपना कैडर वोट भी सिकुड़ता नजर आएगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो देखिए, ये बात बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये जो घटता जनाधार है, ये किसे फायदा करेगा? इंडिया अलायंस को करेगा फायदा या एनडीए को करेगा? क्योंकि बसपा ना तो इंडिया अलायंस के साथ है ना एनडीए के साथ है। तो आखिर ये जो घटता जनाधार है, ये शिफ्ट कहां पर होगा? और बहुजन समाज पार्टी का खेवैया कौन होगा जो इस पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करे, इस पार्टी के जनाधार को एक बार फिर से लौटाए? विधानसभा चुनाव में बसपा की करारी हार या उसके पहले
बसपा को जिस प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि आप कह सकते हैं कि 2019 में तो बसपा को 10 सीटें मिली थी, लेकिन वो 10 सीटें किस तरह से मिली थी, बुआ और बबुआ का जो गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, इसके बाद ही ये दोनों पार्टियों को इसका फायदा हुआ था। हालांकि ज्यादा फायदा बसपा का हुआ था, क्योंकि 2014 में बसपा को काफी नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद 2019 में 10 सीटें जीतना कहीं ना कहीं उसके लिए संजीवनी जैसा था। पर नुकसान सपा को हुआ। सपा की केवल 5 सीटें 2019 में आई थी, जिस बात को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी काफी अलग अलग मंचों से कहते आए हैं। इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुका है, सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रमोद गोस्वामी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। के विश्वदेव राव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत गोस्वामी जी आपसे करना चाहेंगे। ये जो घटता जनाधार है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का, माफ कीजिए बहुजन समाज पार्टी का, ये जुबान पे बीजेपी इतना चढ़ गया है कि बसपा और भाजपा थोड़ा अलग। खैर, हास्य व्यंग से इतर, ये जो बसपा का घटता जनाधार है, ये फायदा किसको पहुंचता हुआ इससे दिखाई दे रहा है, इंडिया को या एनडीए को? विजय जी देखिए, ये एक बड़ी बहस है कि बसपा का जी जब 22 हो, उसके बाद 0 से 22 पे आ जाए और 22 से फिर 0 की तरफ चलने लगे, इससे फिर वो 0 की तरफ चलने लगे जी, तो उस पर भी उसकी मीमांसा या वो होनी चाहिए। हाँ देखिए, एक तो बसपा को जनाधार बढ़ाने में अगर वास्तविक रूप से काशीराम जी की भूमिका अहम रही थी। उन्होंने जो वहाँ के ऐसे नेताओं को तैयार कर दिया था कि जिनका अपना कुछ जनाधार बना था या उन्होंने जनाधार पार्टी का बनाया था जी। फिर बसपा ने उसके बाद आके जो सत्ता में आने की ललक रही और सत्ता में पहुंचने के लिए जो बार बार उसने गठबंधन किए, उस गठबंधन का ये परिणाम हुआ कि उसका जो अपना कोर वोट बैंक था दलित जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था और सरकार बनवाई थी बसपा की जी। तो उसकी वजह से उसका वोट बैंक खसका। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मायावती जी ने जो, अगर इस 24 के परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो उसमें उनके ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उससे वो बैकफुट पर आ गई। और जो सीबीआई और ईडी और ये सब जो जांचें वांचें हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, लंबे समय से चल रहा, उसको भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं ना कहीं रोके रही, और ये अपने चुनावी आधार पर या राजनीतिक आधार पर। और उसका कारण अब की अगर 24 में आप देखें तो उसने ना तो भाजपा से कोई गठबंधन किया, भाजपा से इसलिए गठबंधन नहीं किया कि उसके साथ दलित के अलावा जो मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ था, तो शायद वो खसक जाता तो बिल्कुल भी इनके पास नहीं रह जाता। जो 20-22% वोट था दलित का प्रदेश में, वो सिमट के इनका 10 से 12% पर आ गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो स्थिति खराब हो जाती। गठबंधन इंडिया गठबंधन में जो जाने की बात थी, जहां तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, ये एक राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि उसके पीछे नेपथ्य में शायद बीजेपी ने उनको डरा धमका रखा और ये गठबंधन इंडिया के साथ उसने नहीं होने दिया जी। और ऐसे में उन्होंने एक अलग राह पकड़ी कि हम अलग चुनाव, अकेले बूथे पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके पास कोई मजीरा झुंझुना नहीं हो, वो अकेले चुनाव लड़के वो क्या कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब इनके मतलब है कि जो ये वोट बैंक काटेंगे, मुझे लगता है कि उससे इंडिया गठबंधन को भी कहीं ना कहीं लाभ होगा, नुकसान होगा। लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इनके पास से पूरा शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो पहले 19 में 10 थी, अब मुश्किल से अगर कहीं शायद एक आध आ जाए तो आ जाए, वरना वो फिर संभावना दिखाई नहीं दे रही है, पहुंच जाएंगी उसकी भी। और उनका
बिल्कुल संभावना उसकी नहीं दिखाई मैंने दे कहा कि एक गुंजाइश, राजनीति में गुंजाइश तो रहे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी विवेक जी, दूसरी विवेक जी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो अकेला लड़ने की कोशिश की है, तो जो थोड़ा बहुत दलित वोट बैंक है, अहम बात, वो भी ये बहुत अहम बात आपने कही है की वजह से जो बिल्कुल। जी जी जी, मैं लौटूंगा गोस्वामी साहब आपके पास। विश्वदेव जी जी जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास। विश्वदेव जी, आपको क्या लगता है ये जो नेता छोड़ के बसपा को गए, ये एक प्रमुख लोफॉल हो गया बीएसपी के लिए? पहले तो मेरे सभी वरिष्ठों को प्रणाम। प्रमोद जी ने मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत सटीक बातें बताई हम लोगों को कि बसपा कैसे नेपथ्य में जा रही है और बसपा के पास क्या रणनीति है आगे के लिए। मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा कि बसपा ने इस बार जो रणनीति तैयार करी है, ये जरूर है कि उसके ऊपर ये कहा जाता है कि भाजपा का दबाव है, कोर्ट केसेस का दबाव है, उसके कई नेता छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अब तक जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है, उन्होंने, मायावती जी ने जो उत्तराधिकारी अपना चुना है आकाश आनंद को, आकाश आनंद के आने से एक चीज तो हो गई है कि बसपा का सोशल मीडिया जो आज की डेट में बहुत प्रबल चीज है, उस पे एक वर्चस्व तो बन गया है, थोड़ा बहुत टारगेटेड ऑडियंस भी बन गया है जो सोशल मीडिया पे बसपा को और प्रचार प्रसार करता है जी। अभी इसी में आगे देखे आगे वाले क्रम में जी भाई, तो जो फिलहाल में पश्चिम की सीटों का चुनाव है जो पहले 2 चरणों में, उसमें उसी में पिछली बार जब 2019 चुनाव हुआ था, तो उसमें भाजपा को की सीटें कम करने में बसपा का ज्यादा योगदान था बनाम सपा के। अब क्यों आरएलडी और ये बीएसपी और समाजवादी, ये सब लोग जब एक साथ लड़े थे तो इसका प्रभाव जरूर पड़ा था। लेकिन अब की बार कुछ स्थितियां अलग हैं। बसपा जिस तरह के कैंडिडेट दिए हैं उन्होंने, पहली जो चरण है उसकी 8 सीटों में 6 सीटों पे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, जिससे बीजेपी का वोट शेयर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और समाजवादी पार्टी जो कि क्या और कांग्रेस गठबंधन जो फोकस कर रहा है अपना मुस्लिम और बाकी बैकवर्ड वोट शेयर पे, उसका वोट शेयर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे प्रमोद सर ने बोला कि दलित और जो कोर वोट बैंक है मायावती का, वो कितना किसका है और किस तरीके से वोट करता है, ये देखने वाला। ये इन चीजों पर बिल्कुल बसपा का भविष्य निश्चित तौर पर निर्भर करेगा। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आपको क्या लगता है ये जो घटता जनाधार है, अब खेवैया कैसे, कौन आएगा जो इस नैया के खेवैया बनेगा? कोई नजर आता है आपको बसपा में? देखिए, सबसे जो नज़दीक दिखाई दे रहा हो वो तो मायावती को दिखाई दे रहा हो कि उनका खेवैया कौन है। हालांकि उन्होंने आनंद को लेकर के आए हैं और मुझसे पहले राव साहब और गोस्वामी जी बोल रहे थे, इनकी बहुत अच्छे गोस्वामी जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके फादर भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वनामधन्य श्री यदुनंदन गोस्वामी जी। मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है जी। लेकिन मैं दोनों ही लोगों से मैं एक शब्द पर थोड़ा सा मैं इनसे राय नहीं रखता हूँ जी जी। वो ये कि गोस्वामी जी ने कहा कि मायावती को डरा रखा है, धमका रखा है। मायावती ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो डर जाए या धमकी में आ जाए। हाँ, परिस्थितियां ऐसी हो कि वो कहीं समझौता जरूर कर सकती है, लेकिन धमकी में नहीं आ सकती मायावती। दूसरी चीज़ ये, इन्होंने कहा कि वर्चस्व, राव साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर वर्चस्व बना लिया है बसपा ने। ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत है। बस सोशल मीडिया पर भी कोई वर्चस्व जैसी चीज़ नहीं है। हाँ, अब धीरे धीरे वो पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। आनंद के आने से इतना हुआ है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा लोग एक्टिव दिखाई दिए हैं, लेकिन वर्चस्व जैसी कोई चीज नहीं, मतलब एक नयापन दिखाई थोड़ा सा दिखाई देता है। लेकिन अब जहां तक बात आती है कि मुसलमान वोट शिफ्ट हो जाएंगे, तो मुसलमान जो वोटर्स हैं वो ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने वाला कौन सा प्रत्याशी है। वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, वो कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो ये देखता है। और इन बार जो 2024 के चुनाव हो रहे हैं, इसमें और भी ये चीज बलवती हो गई है कि वो ये मुसलमान वोटर ये देखेगा कि बीजेपी को हराने वाला कौन सा प्रत्याशी है। और इसमें फिर से वही चीज दोहराई जाएगी, जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा, बीजेपी के प्रत्याशी को हराने की जिसमें क्षमता ज्यादा होगी, बसपा के मतलब मुसलमान वोटर्स उसको ज्यादा वोट करेंगे।
और मायावती का जहां तक सवाल है, मायावती ने पहले से तय कर रखा है, उसे दिखाई दे रहा है, उसे ये दिखाई देता है कि मोदी की आंधी के आगे कुछ भी करना मुश्किल है, तो अपने संसाधनों को व्यर्थ करना ठीक नहीं है। मायावती 2024 की नहीं, मायावती 2029 की तैयारी में है। मायावती अपना नेतृत्व 29 के लिए तैयार करना चाहती है। मायावती को वो लंबे फलक, एक बड़े फलक पर देख रही हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने 24 में अपने संसाधनों को झोंक दिया तो ये बर्बादी है। इसलिए उन्होंने अभी जैसे तो ये क्या बसपा के लिए फिर वेट एंड वॉच वाला चुनाव हो गया? डेफिनेटली इस समय जो स्थिति है वो परिस्थितियों से समझौता करके अपनी पार्टी को बचा के रखना, पार्टी के संसाधनों को बचा के रखना। ये एक नई थ्योरी आपने हमारे दर्शकों को भी समझाई है जी। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मनीष जी, आपने सभी विद्वान महानुभाव को सुना, आप स्वयं काफी विद्वान हैं, आपको क्या लगता है, पर्सपेक्टिव क्या कहता है बीएसपी को इस हाल में देखकर? देखिए, इन सब की बातें सुनने के बाद, क्योंकि ये सब मेरे सीनियर हैं, आदरणीय हैं, मैं इसमें एक नई चीज जोड़ना चाहता हूं कि भाजपा ने जो लाभार्थी नाम का वोट बैंक नया क्रिएट करा है पिछले 10 सालों में, उसमें उसने सब पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाई है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो। तो वो वोट जो भाजपा के लिए क्रिएट हुआ है नया ना, वो इन सब रीजनल पार्टीज को परेशान कर रहा है। आप देखिए, बिहार में 9 से 10% जो है यादव वोट अब बीजेपी को मिलने लगा है। यूपी में भी इस बार आपको ऐसा दिखेगा। मध्य प्रदेश में जो एक यादव सीएम बनाया गया है, वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भाजपा कोई भी स्ट्रैटेजी के नहीं करती। तो मुझे लगता है जो लाभार्थी सेगमेंट नया क्रिएट हो रहा है ना, ये मायावती, कांग्रेस, अखिलेश सबके लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि ये जो टैक्टिकल शिफ्ट हो रही है वोटिंग में, इससे बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है। और पार्टियों का स्थिर है, गिर नहीं रहा, लेकिन इनका बढ़ता जा रहा है। अब वो सीट लड़ने की क्षमता कम होती जा रही है। पश्चिमी यूपी में जो पिछली बार रिजल्ट था अखिलेश और मायावती के साथ रहने पे, इस बार वो रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आरएलडी भाजपा के साथ है। और धीरे धीरे भाजपा इन चुनावों में जो ये पैठ बना रही है ना, इस लाभार्थी नाम के वर्ग में, उसका इम्पैक्ट आपको हर चुनाव में दिखता जा रहा है। तो रीजनल पार्टियों के लिए अपना वोट बैंक पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। अब प्रमोद जी, अगर आप बसपा को कोई सलाह देना चाहें तो क्या देंगे कि इस तरह से बसपा अपना कम से कम बहुत बुरा होने से तो बचा ले? देखिए, पहले तो राजीव जी की एक बात का हम स्पष्टीकरण जरूर देना चाहेंगे जी जी। कि एक तो राजीव जी, धमकी से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको दूसरे शब्दों में नहीं, धमकी से मतलब ये है कि उनका दबाव, और वही धमकी है। और धमकी इस वजह से है चूंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हुई है, और ये लंबे समय से देखा जा रहा है। तो और उनको इसलिए ये धमकी ही, इस शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया कि वो उन्होंने अगर वरना अपने अस्तित्व को दांव पे लगा के अकेले लड़ना, कहीं से भी राजनीतिक बुद्धिमत्ता कम से कम मुझे नहीं दिखाई देती है। हो सकता है ऐसा हो कि 29 के % जब आप रहेंगे ही नहीं, आपका संगठन नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे, आपके सारे लोग टूट के निकल जाएंगे, तो 29 की तैयारी बचेगी कहाँ? तो पहले तो आप अपने अस्तित्व से ही खिलवाड़ जब करेंगे, तब 29 की बात तो सोचना बहुत दूर की बात हो जाएगी। उससे पहले 27 में विधानसभा आ जाएगा, तो उसमें पता लग जाएगा कि कहाँ है। तो एक तो ये चीज, तो दूसरी मुझे लगता है कि सिर्फ यही कारण है कि वो भाजपा के दबाव में उन्होंने लड़ा, वरना उनको संसाधन की कोई बात नहीं है, लेकिन उनको चुनाव में उतरना चाहिए था। और चाहे वो भाजपा के साथ गठबंधन करती और चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ करती, तो जैसे 19 में उनको सीटें मिली, तो कुछ ना कुछ, अगर सीटें ना भी मिलती, कम से कम उनका वोट इंटैक्ट रहता, उनके लीडर्स इंटैक्ट रहते। अकेले लड़ने से उनका वोट बैंक भी, जहां तक मुझे लगता है, ये इसका तो आकलन हम चुनाव परिणाम आने के बाद ही कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है कि वोट प्रतिशत भी अब की काफी गिरेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जिस वजह से, अगर वो भाजपा के साथ नहीं जाना चाहती थी, तो मुस्लिम वोट बैंक तो उनको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए, जो अहम बात आपने कही है, हालांकि ये बात
नहीं, एक चीज हालांकि जो विश्वदीप ने ये एक बात बिल्कुल सही कही कि जो वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी उन्होंने छे दिए हैं, तो वो मुस्लिम वोट बैंकों को काटने के लिए, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता है कि 1000, 2000, 5000 वोटों का डिफरेंस आ जाए। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं विश्वदीप की इस बात से मैं सहमत हूं कि वो भाजपा बिल्कुल को बिल्कुल कहीं सर, ना बिल्कुल कहीं समय भी नुकसान दे खत्म हो रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया राव साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस बात पर कि आगामी समय में रिजल्ट मान लीजिए अगर बीजेपी के फेवर में आता है तो बड़ा कारण इसका क्या होगा? जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये एक बड़ा कारण है? विवेक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों, देखिए एक चीज होती है साइलेंट अपना प्रचार करना, यहाँ पर तो प्रचार इस लेवल का ही नहीं हो रहा है कि वो साइलेंट भी कहा जाए। 14 तारीख को पहली रैली कर रही हैं मायावती जी मुजफ्फरनगर में। अब वहां से देखना होगा कि रैलियों की शुरुआत क्या होती है। आकाश आनंद जरूर हैं, एक बात समझ लीजिए पहले, आकाश आनंद के आने से सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, एक वर्चस्व का मतलब होता है प्रेजेंस दिखाना। बसपा की जो प्रेजेंस जीरो थी, मतलब हम मौजूद हैं, देखिए हमको लगी है जी। तो ये बातें सोचने और समझने वाली है। युवाओं को हर पार्टी आगे ला रही है और सोशल मीडिया आने वाले जमाने में उसी के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी जो बोलती है सबसे बड़ी पार्टी, वो भी उसी के बहाने चुनाव लड़ रही है सोशल मीडिया पे। जमीन पे बूथ लेवल के कार्यकर्ता या तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बसपा के हैं या भाजपा के हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तो है ही नहीं बहरहाल, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही हैं तीसरे नंबर पे। और इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए विवेक भाई, इस कई पार्टियां आ गई हैं जो मायावती का जो वोट शेयर था उनका परमानेंट, उसको तोड़ने के लिए। जैसे असदुद्दीन ओवैसी आ गई हैं, ये ओपी राजभर आ गए हैं, निषाद पार्टी आ गई है, ये जो कमरेवादी जो है वो भी आ गई हैं। बिल्कुल, इस तरीके ये समझना बहुत जरूरी है। शर्मा साहब, बसपा की आगे की राह आपको किस प्रकार से दिखाई देती है? बसपा किसी मिरेकल की इंतजार कर रही है, एक चमत्कार की इंतजार कर रही है। हो सकता है कि उसके बाद बस कोई चमत्कार हो जाए और विधानसभा जो आगे आने वाले हैं उसमें और फिर आगे लोकसभा होने, जैसे गोस्वामी जी ने कहा, वैसे कुछ उन्हें फायदा हो, तो वो चमत्कार का इंतजार कर रही है। वो चमत्कार अगर नहीं होता है तो अभी कोई आगे राह दिखाई नहीं देती। अग्रवाल साहब, क्या आपको भी लगता है कुछ किसी प्रकार का नवाचार या कुछ नया सवेरा बसपा के लिए आने वाले समय में आ सकता है? देखिए, इस चुनाव में तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जैसे राव साहब कह रहे थे, मुझे लगता है 27 में थोड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि बसपा के पास जमीन पे कैडर है। उन्हें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। उनके कार्यकर्ता अपनी जगह प्लेस्ड है, लेकिन जो आज के तरीके हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा। और हो सकता है आकाश आनंद जी उन तरीकों को अपनाएं तो 27 में कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल, चलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप सभी विद्वान पैनलिस्ट हमारे साथ शामिल हुए इस खास कार्यक्रम में। देखिए, सवाल केवल और केवल यही था, ये जो खोता जनाधार है इसकी नैया कौन पार लगाएगा? बसपा को यही सोचना है, यही समझना है और वही व्यक्ति खोज लेना है, क्योंकि जितना जल्दी खोज लेंगे आप, उतना आपकी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ